बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब 3 स्टार जनरल साहब की एंट्री है और इसके साथ ही बाजी पलट गई है और इमरान खान की मौत का परवाना भी तैयार हो चुका है। ये आखिर क्या माजरा है, इस पर तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा जिक्र करते हैं अली अमीन गंडापुर का, जो कि इन दिनों उनमें एक बार फिर मौला जट स्टाइल वाली सुल्तान राही की रूह जो है वो शायद आ चुकी है और मासूफ धमकियां दे रहे हैं, बड़े गर्ज और बरस रहे हैं। और मतलब कि वैसे तो वो अली अमीन गंडापुर ऐसा करैक्टर नहीं है कि उन्हें आप कोई सीरियस ले, लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? हालांकि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान की सियासत के रियल मौला जट हैं, वो खामोश हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने तलवार उठा रखी है। आखिर माजरा क्या है? तो इस माजरे को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब वो जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले ये नारा लगाया जाता है, वेलकम टू सल्तनत इमरानिया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब माहौल को गरमाते हैं और अपने कारकुनान को यह खुशखबरी सुनाते हैं कि बहुत जल्द हम अडयाला जेल जाएंगे और अपने महात्मा को छुड़ा के लेके आएंगे, यानी कि ज़बरदस्ती। और इसके साथ ही मुख्तलिफ प्रोग्राम भी दिए जाते हैं कि ये एहतजाज किया जाएगा। खैर वो तमाम प्रोग्राम जो हैं वो नाकाम हुए, लेकिन रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया गया, जलसे की इजाज़त मिली, जलसा किया गया। उस जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त थी और उस ज़ुबान की वजह से फिर अली अमीन गंडापुर साहब पर जो तनकीद हुई और उसके बाद लाहौर का जलसा, और लाहौर के जलसे में इन्हें जो इजाज़त दी गई वो मवेशी मंडी में, लेकिन अली अमीन गंडापुर बर वक्त नहीं पहुँचे। अब जानबूझ के नहीं पहुँचे या कि रास्ते में रुकावटें थी जिनकी वजह से नहीं पहुँचे। हालांकि जब ये मोटरवे पे सवार होते हैं और वहाँ से लाहौर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में कहीं रुकावट नहीं थी। काला शाह काकू पे जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए कुछ रुकावटें थी, लेकिन वहाँ पर भी काफ़िला रुका नहीं, बल्कि चंद लम्हों के बाद आगे बढ़ा। लेकिन इस काफ़िले की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा स्लो थी, दानिस्ता तौर पे थी, क्योंकि वो आना नहीं चाह रहे थे। उसकी वजह यह थी कि उस जलसे की जो शराइत थी ना, इजाज़त का जो शराइतनामा था, उसमें ये शामिल था कि अली अमीन गंडापुर जलसे में तकरीर करते हुए अपनी जो साबका तकरीर है वो पिंडी वाली, उस पर माफ़ी मांगेंगे। अली अमीन गंडापुर नहीं है और माफ़ी ना मांगी। फिर उसके बाद आप देखें कि दोबारा जितनी भी कॉल्स दी गई वो नाकाम। डी चौक एहतजाज की कॉल वो नाकाम, दोबारा फिर डी चौक एहतजाज की कॉल वो नाकाम। और जैसे ही SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि इस दौरान इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी। वैसे तो ये पाबंदी अडयाला जेल के तमाम कैदियों और हवालातियों पर भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ वाले थे, क्योंकि इस दौरान इमरान खान का सियासी बयानिया जो है वो कारकुनान तक नहीं पहुँच पाया। और जब ये कट लगा, जब ये जहरीला प्रोपेगेंडा रोका गया, तो उसके असरात पूरी कौम के सामने हैं। SCO कॉन्फ्रेंस भी हुई, 26वीं आइनी तरमीम पे इत्तफाक राय भी हुआ, 26वीं आइनी तरमीम पार्लिमान से मंजूर भी हुई। फिर उसके बाद आप देखें कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ, हलफ बर्दारी हुई और इस वक्त नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुल्क में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो फ़ैसला लिया गया था कि जी अब इमरान खान को ढील नहीं मिलेगी, ये फ़ैसला किसने लिया? ये तमाम इक़दामात होने से पहले कौन सी बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई थी कि जिसके बाद ये फ़ैसला लिया गया? तो आपको याद होगा कि हमारे DG/ISI जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस से चंद रोज़ कबल चार्ज लिया था, जब जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं
वो अपनी मियाद मुकम्मल करने के बाद सबको दोष हुए, तो उसके बाद जनाब आसिम मलिक साहब आए। अब नए डीजी के साथ नई पॉलिसी और नए बॉस की नई पॉलिसी जो होती है ना, उस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। ये हर जगह पे होता है, क्योंकि जब नया बॉस आता है तो एक खौफ होता है कि यार पता नहीं किहो जा बंदा होएगा, वो बड़ा सख्त होएगा, की करेगा, इदा आर्डर पूरा ना होया तो की कुछ हो जाएगा, मतलब खौफ होता है ना एक। अब नए डीजी साहब, और ये डीजी साहब भी वो शख्सियत हैं कि जो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। इनके वालिद मोहतरम जनाब GM मलिक साहब भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे, और वो बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कोर कमांडर रावलपिंडी हुआ करते थे। और आसिम मलिक साहब जो हैं वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, और इसी तरह उन्होंने आज़ादी शमशीर भी हासिल की है, और उनका जो कैरियर है बड़ा शानदार किस्म का कैरियर है। और ये इतने सख्त गिर तबीयत के मालिक हैं कि ये जब फैज़ हमीद वाला मामला चल रहा था ना, चूँकि ये इससे पहले एडजुटेंट जनरल थे, और ये जो एडजुटेंट जनरल साहब होते हैं ना, ये जैग ब्रांच को भी हेड कर रहे होते हैं। और जैग ब्रांच वो है कि जहाँ पे तमाम जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उनके मामला भी होते हैं, और दूसरा ये जो किसी भी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला होता है ना, केस वगैरह, ये जो अपना कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, ये वहीं से इसका आगाज़ किया जाता है। तो जब ये सारा मामला चल रहा था ना कि जी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ये एविडेंस आ रहे हैं, जनाब हमारे साबिक DG ISI साहब जो हैं वो इन किस्म की हरकत व सकनात में मुलव्वस पाए जाते हैं, और ये इनका एक्ट जो है वो आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। ये यहाँ पे इन्होंने सियासी मुदाखलत की है, जिसकी वजह से अदारे को ये नुकसान उठाना पड़ा है, अदारे की साख मुतासर हुई है। फिर उसके अलावा वो टॉप सिटी वाला, जब ये चीज़ें हो रही थी ना, तो एक इजलास के दौरान ज़ाहिर है होता ही ना, मतलब अगर किसी ने फैज़ हमीद साहब के साथ काम किया है तो लामहला इंसान की हमदर्दियाँ फिर अटैच हो जाती हैं। तो उस इजलास में ज़राए के मुताबिक कुछ जो मौजूद शख्सियात थी, वो मतलब होता है ना कि अगर मगर ये वो करने पे तो कहीं फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। तो जनाब आसिम मलिक साहब जो हैं, चूँकि ये जैग ब्रांच के सरबराह थे, और ये जो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जिसे कि फ़ौज अपनी तहवील में ले, और उसके ख़िलाफ़ ये जो अपना समरी ऑफ एविडेंस है ना, इसको फ़ाइनल करना एडजुटेंट जनरल साहब की ज़िम्मेदारी होती है। वो जब तक साइन नहीं करते वो फ़ाइनल नहीं होती। तो इन्होंने फिर वहाँ पे कहा कि अगर किसी को कोई शक है या अदारे के डिसिप्लिन पे वो एतराज़ करता है या इसे चैलेंज करता है तो वो खड़ा हो जाए, और उसके ख़िलाफ़ समरी ऑफ एविडेंस मैं ख़ुद तैयार करूँगा। बस ये कहना था कि फिर फ़ैसला हो गया, और उसके बाद जनाब फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी भी हुई। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि बड़े डिसिप्लिन ऑफिसर हैं और बड़े सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले शख्सियत हैं, और बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं कि आप देखें कि जब से वो DG ISI बने हैं, मेरा ख्याल है कि कहीं उनकी कोई तस्वीर नहीं है, कहीं किसी फंक्शन में वो नज़र नहीं आते। हालांकि इससे पहले जब फैज़ हमीद साहब DG ISI हुआ करते थे तो जितनी वज़ीर आज़म की तस्वीरें जारी होती थी, मेरा ख्याल उसके करीब करीब भी फैज़ हमीद साहब की होती थी, क्योंकि वो रहते ही इमरान खान के साथ थे और हर मुतलका और गैर मुतलका मामले में मसूफ़ जो है वो अपना शामिल होते थे, क्योंकि उन्होंने हुकूमत भी चलानी थी और ISI के निज़ाम को भी देखना था। फिर जाली ISI भी चला रहे थे, फिर उसके अलावा उनके भाई साहब वो जो ज़मीनों पे कब्ज़ों के मामला थे उनको भी देखते थे, तो ये भी ज़ाहिर सारी चीज़ों को देख रहे थे, काफ़ी मसरूफ़ थे। लेकिन इसके बावजूद वो चूँकि इमरान खान के बहुत करीबी लोगों में शुमार थे, तो लिहाजा इमरान खान का असर उन पर था। तो वो अखबारात में, सोशल मीडिया पे हमेशा इन रहते थे। लेकिन अभी ये जो चेंज आया है, ये जो जहरीला प्रोपेगेंडा रुका है, और उसके बाद आपने देखा कि जो सिचुएशन है वो 90 डिग्री पे चेंज हुई है, तो ये नए DG ISI के आने के बाद हुई है। और उनके आते ही जब पॉलिसी बदली तो आप देखें कैसे बाजी पलटी है। वो इमरान खान जो कल तक जेल में बैठ के ना सिर्फ सिस्टम को, हुकूमत को
बल्कि वो आर्मी चीफ को, DGISI को और बाकी अहम अथॉरिटीज़ को नाम लेके चैलेंज दिया करता था और इल्ज़ाम लगाया करता था। आज वही इमरान खान जो है वो अपना गुंग ज़ुबान हो चुकी है, कोई लफ्ज़ ही नहीं निकल पा रहा उनके मुंह से, और अगर लफ्ज़ निकलता भी है तो भूले से भी उनकी ज़ुबान पे अब फौज या आर्मी चीफ या DGISI का नाम नहीं आ रहा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी एक शख्सियत के तबादले से कितना फ़र्क पड़ जाता है। और अब जो इमरान खान के लिए मौत का परवाना तैयार है, उसके लिए कल का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि कल एक ऐसा काम होने जा रहा है जो इमरान खान की नींदें उड़ा देगा। कल कौमी असम्बली का इजलास है और ये बड़ा गैर मामूली इजलास है। वैसे तो इजलास होते रहते हैं, लेकिन कल के इजलास के लिए हुकूमत की तरफ से और हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से अपने तमाम अरकान असम्बली को पाबंद किया गया है कि वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। वैसे ये अहकाम तब दिए जाते हैं जब कोई गैर मामूली सूरत हाल हो, कोई बिल पास करवाना हो, कोई अहम करारदाद आनी हो, या कि बजट को मंजूर करवाना हो, मतलब कि अहम मामला हो, तब भी होता है। तो कल जो अहम मामला है वो है इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में जो नया मसवदा कानून तरमीम जो पेश की गई हैं ज़राए के मुताबिक, वो कल कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जाएंगी। और इन तरामीम में क्या है, उनमें आपको पता है ना कि उसमें ये बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि मुल्की सलामती, दिफा और अमन आमा अगर इनके ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा हो तो उसे मसल्ला अफवाज और सिविल सिक्योरिटी अदारे 3 माह के लिए हिरासत में रख सकते हैं, नज़रबंद रख सकते हैं। और अगर उन्हें मज़ीद वक्त के लिए डिटेन करना हो तो फिर उसके लिए GIT बनेगी जो पूरे मामले को देखेगी, और फिर ये मामला अदालत के सामने भी जाएगा। अदालत में भी आपको जो है अपना मौक़िफ़ रखना पड़ेगा कि क्यों आप इन्हें मज़ीद डिटेन रखना चाहते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं और ज़रा यहाँ पे 9 मई के मामलात को सामने लेके आएँ कि 9 मई कैसे हुआ। सोची समझी साजिश है, और इस साजिश के मास्टरमाइंड इमरान खान है। फ़ौज ने कई मरतबा ये बात की है कि 9 मई फ़ौज के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ साजिश थी, और इस साजिश में मुलव्विस अफराद, उनके सहूलतकार और मास्टरमाइंड, इनको कतन माफ़ी नहीं दी जाएगी। और जो भी मुसल्ला अफवाज पर हमले में मुलव्वस हो तो फिर उसके साथ क्या होगा, 3 माह के लिए वो फ़ौज का मेहमान बनाया जा सकता है। और इमरान खान के लिए तो माशाल्लाह 9 मई के मुकदमात में फ़र्द जुर्म भी आयद होने जा रहा है। और शुनीद ये भी है कि ये जो 9 मई GHQ हमला केस है, इसका ट्रायल फ़ौजी अदालत में होना है। वैसे तो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, और चूँकि 105 अफराद फ़ौज की कस्टडी में दिए गए थे, जिनमें से 20 अफराद को रिहा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 85 जो लोग हैं वो फ़ौज के पास हैं। और ज़राए का ये कहना है कि उनके जो ट्रायल हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन फ़ैसले ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म आएगा उसके बाद सुनाए जाएंगे। लेकिन इंतज़ार ये भी किया जा रहा है कि जैसे ही कोई हुक्म आए तो फिर उसके बाद जो अपना फ़ेज़ 2 है उस पर काम शुरू कर दिया जाए कि और कौन कौन सा केस जो है फ़ौजी अदालत में जाना है और किस किस ने फ़ौज की तहवील में जाना है। तो मेरा ख्याल है कि बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि इमरान खान के लिए मौत का परवाना भी तैयार है। वैसे इमरान खान के लिए एक और सरप्राइज़ भी है, और वो बड़ा सरप्राइज़ है सियासी सतह पे। उसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।